हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे। इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इथिलीन क्या है, एज अ रेगुलेटर है या फिर एज अ हार्मोन वर्क करता है। इथिलीन क्या है, एज अ हार्मोन वर्क करता है। इथिलीन हार्मोन का रोल क्या है प्लांट में। इथिलीन हार्मोन बेसिकली आपके लीफ एब्सिशन में रोल प्ले करता है, प्लांट के सेनेसेंट कंडीशन में रोल प्ले करता है, फ्रूट राइपनिंग में भी इथिलीन का रोल देखा गया है। इथिलीन स्ट्रेस कंडीशन में भी रिस्पॉन्स शो करता है। कैसे रिस्पॉन्स शो करता है, इथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। इथिलीन अपने स्टेम की थिकनेस को बढ़ा देता है, शूट के टिप को एज अ कर्वेचर या कर्विंग में कन्वर्ट कर देता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। और थर्ड उसका रिस्पॉन्स शो करता है, जब भी वो आपका स्टेम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है तो उसके ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट को रिड्यूस करता है। कौन? इथिलीन हार्मोन। इथिलीन हार्मोन क्या है? गैसियस हार्मोन है जो कहाँ पे लोकेटेड, एक टाइप का हार्मोन है जो डिफ्यूज होता रहता है। गैस है तो कैसा होगा, डिफ्यूज होगा, या तो सेल टू सेल डिफ्यूजन होगा या सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में डिफ्यूजन होगा। ठीक है, आज हम स्टडी करने वाले इथिलीन हार्मोन रिसेप्टर्स। इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे, जितने भी सिग्नलिंग पाथवे हमने देखा सब में सिग्नल्स होते हैं और रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल होते हैं। सिग्नल्स रिसेप्टर पे आके बाइंड करेंगे और रिस्पॉन्स को शो करेंगे। बट अभी तक हमने जितने भी सिग्नलिंग पाथवे देखे हैं उसमें हमने ये स्टडी किया है कि जैसे ही सिग्नल रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, सिग्नल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और पाथवे डाउनस्ट्रीम पाथवे को प्रोसेस करते हैं। बट इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है, एज अ नेगेटिव रेगुलेटर वर्क करता है। जैसे ही ये रिसेप्टर से बाइंड होगा, रिसेप्टर को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। मतलब इथिलीन की अब्सेंस में रिसेप्टर फॉस्फोराइलेटेड होंगे, एक्टिवेटेड होंगे, बट इथिलीन की प्रेजेंस में रिसेप्टर कैसे हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं या उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। कैसे होगा, कब होगा, कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होगी इथिलीन रिसेप्टर में, सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। जहां पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले इथिलीन के केस में सिग्नल मॉलिक्यूल कौन होगा, इथिलीन। इथिलीन के केस में यदि देखा जाए तो सिग्नल मॉलिक्यूल कौन होगा, इथिलीन हार्मोन ही एज अ सिग्नल वर्क करेगा। रिसेप्टर्स कौन होंगे, इथिलीन रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कौन होंगे बेसिकली उसके, इथिलीन रिसेप्टर्स। इथिलीन रिसेप्टर को किससे शो करेंगे, ETR1 से। सबसे पहले इथिलीन के केस में एज अ सिग्नल या लिगेंड कौन वर्क करेगा, इथिलीन हार्मोन। इथिलीन हार्मोन ही कौन वर्क करेगा, एज अ सिग्नल वर्क करेगा। हार्मोन एज अ सिग्नल वर्क करेगा। उसके रिसेप्टर्स क्या कहलाएंगे, ETR रिसेप्टर्स। ETR1 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हो सकते हैं सेल की मेम्ब्रेन पे। क्या क्या रिसेप्टर्स हो सकते हैं, ETR1, ETR2, ETS1, ETS2 या EIN4। ये डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स आपके प्लांट की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये रिसेप्टर्स बेसिकली कहाँ देखे जाते हैं, ETR1 के रिसेप्टर्स कहाँ देखे गए हैं, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हो सकते हैं प्लांट सेल पे। ETR1, ETR का मतलब क्या होता है, इथिलीन रिस्पॉन्स 1। ETR का मतलब क्या होगा, इथिलीन रिस्पॉन्स 1, इथिलीन रिस्पॉन्स 1, इथिलीन रिस्पॉन्स 1, ETR2, इथिलीन रिस्पॉन्स 2 एज इट इज सेम। ETS, इथिलीन सेंसर 1, इथिलीन सेंसर 1। ETS का फुल फॉर्म क्या होगा, इथिलीन सेंसर 1, सेंसर 1। और ETS2, इथिलीन सेंसर 2। ठीक है, EIN, EIN का मतलब होता है इथिलीन इनसेंसिटिव। इथिलीन इनसेंसिटिव, इथिलीन इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है, EIN। इथिलीन इनसेंसिटिव के केस में हम और भी प्रोटीन्स पढ़ेंगे। इनसेंसिटिव, EIN4। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो प्लांट की सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये रिसेप्टर्स प्लांट की सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगी, तो हमने देखे कि प्लांट सेल पे कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो सब हमने रिसेप्टर्स के टाइप देखे। अभी तक हमने क्या देखा है, रिसेप्टर्स के टाइप, कि प्लांट की सेल की मेम्ब्रेन पे कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो सब हमने रिसेप्टर के टाइप्स देखे हैं। इथिलीन हार्मोन एज ए लिगेंड वर्क करेगा। अब कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होगी इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे में, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, सबसे फर्स्ट प्रोटीन हम देखेंगे EIN2, EIN2 प्रोटीन। EIN2 प्रोटीन इन्वॉल्व होगी। EIN3 प्रोटीन इन्वॉल्व होगी। EIN3, इथिलीन इनसेंसिटिव 2 प्रोटीन, इथिलीन इनसेंसिटिव 3 प्रोटीन इन्वॉल्व होगी।
इसके अलावा ईटीपी, ईटीपी को कहा जाता है EIN2 टारगेटिंग, EIN2 टारगेटिंग प्रोटीन। आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ईटीपी का रीजन क्या है, क्यों प्रोटीन है। हर प्रोटीन का अपना रीजन है, क्यों है, हम सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। EBF प्रोटीन इन्वॉल्व होगी, EBF होती है EIN3 बाइंडिंग F बॉक्स प्रोटीन, बाइंडिंग F बॉक्स प्रोटीन। डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, हमने देखा कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा एक और है, ये जो इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे है या इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे हम जो पढ़ रहे हैं, इसके रिसेप्टर्स ETR1, ETR2, ETS1, ETS2, ये सब कॉपर आयन डिपेंडेंट रिसेप्टर्स हैं। कैसे रिसेप्टर्स हैं? बेसिकली कॉपर आयन डिपेंडेंट, मतलब कह सकते हैं इन रिसेप्टर्स में हमेशा कॉपर आयन प्रेजेंट होगा, एज अ को फैक्टर वर्क करेगा। डिपेंडेंट होते हैं कॉपर आयन डिपेंडेंट रिसेप्टर, जिनके रिसेप्टर्स में हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे? कॉपर आयन प्रेजेंट होगा। तो कॉपर आयन डिपेंडेंट रिसेप्टर्स है, कॉपर आयन कैसे वर्क करेगा? एज अ को फैक्टर वर्क करेगा। अब ये हमने देखा इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे क्या है। इथिलीन एज अ गैस हार्मोन है जो डिफ्यूज होता रहता है, वो क्या रोल प्ले करता है प्लांट में, उसका ओवरव्यू हमने देखा। इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे के केस में इथिलीन क्या करेगा? एज अ सिग्नल वर्क करेगा। सेकंड हमने देखा कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हो सकते हैं, ETR1, ETR2, ETS1, ETS2, EIN4, इथिलीन इनसेंसिटिव 4। इथिलीन इनसेंसिटिव IN2 और IN3 प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, ETP इन्वॉल्व होंगे और EBF इन्वॉल्व होंगे। क्या रीजन है सबको हम पढ़ेंगे। एक और पॉइंट, कोई भी इथिलीन से रिलेटेड या किसी भी सिग्नल मॉलिक्यूल से रिलेटेड जब हम पाथवे पढ़ते हैं तो हमने देखा था हम उसके जीन को टारगेट करते हैं। जीन को टारगेट करना मतलब यदि वो सिग्नल आके बाइंड हुआ है इथिलीन से रिलेटेड सिग्नल, तो वो इथिलीन रिस्पॉन्स जीन को एक्टिवेट करेगा, राइट। किसको एक्टिवेट करेगा? इथिलीन रिस्पॉन्स जीन को। यदि एक्टिवेट हो जाता है तो पाथवे कंप्लीट हो जाता है, यदि एक्टिवेट नहीं होता है तो पाथवे कैसा है? इनकम्प्लीट है आपका। बेसिकली इथिलीन रिस्पॉन्स जीन मतलब हमारा टारगेट क्या है? इथिलीन रिस्पॉन्स जीन को एक्टिवेट करना, ERE जीन या इथिलीन रिस्पॉन्स जीन, ERG सॉरी, इथिलीन रिस्पॉन्स जीन को एक्टिवेट करना, ठीक है। आगे और प्रोटीन आएगी, सबको हम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिएगा। सिग्नलिंग पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के केस में, बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CSIR में। जहां पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे चलता कैसे है। चलिए, किस पे बेस्ड है? कॉपर आयन बेस्ड पाथवे है। किसकी सिग्नलिंग पे बेस्ड होगा? इसके रिसेप्टर्स पे हमेशा कॉपर आयन प्रेजेंट होंगे। कॉपर आयन कैसे वर्क करेंगे? एज अ को फैक्टर। कॉपर आयन कैसे वर्क करेंगे? एज अ को फैक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं इथिलीन के प्रेजेंस में और इथिलीन के एब्सेंस में। इथिलीन सिग्नलिंग के पाथवे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको अभी जस्ट बताया था कि इथिलीन यदि बाइंड होगा सिग्नल से, तो हमने अभी जितने भी सिग्नलिंग पाथवे देखे उनमें देखा कि जैसे ही सिग्नल रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, उनका फॉस्फोराइलेशन करते हैं। बट इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे कैसे चलता है? नेगेटिव मॉड्यूलेटर की तरह वर्क करता है। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड होगा उसकी प्रोसेस को कैसे कर देगा? इनहिबिट कर देगा, ठीक है। रीजन क्या है, कैसे एक्टिवेट होंगे, सब आगे हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप सब। इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे के केस में एक बात और ध्यान रखिएगा, इसकी मैकेनिज्म किसको फॉलो करती है? टू कंपोनेंट सिस्टम को। जो हम बैक्टीरिया के केस में देखते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम, इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे भी उसी टू कंपोनेंट सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है। रिसेप्टर्स कैसे होंगे आपके? बेसिकली रिसेप्टर्स पे क्या होता है? ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के पास हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी होती है जनरली। जैसे ETR1 रिसेप्टर्स की बात करते हैं, जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे में ध्यान रखिएगा कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होंगे आपके। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होगा, ER, सेल का साइटोप्लाज्म, और हमें पता है कि जीन को एक्टिवेट करना मतलब जीन की लोकेशन तो न्यूक्लियस में होगी, तो न्यूक्लियस तो इन्वॉल्व होगा ही सही। जीन की लोकेशन कहाँ होगी? न्यूक्लियस में। मतलब आपके ERG जीन, इथिलीन रिस्पॉन्स जीन जो लोकेटेड होंगे वो कहाँ लोकेटेड है? आपके सेल के न्यूक्लियस में। ERG के जीन कहाँ लोकेटेड है? सेल के न्यूक्लियस में। यहाँ आपके ERG के जीन लोकेटेड हैं। इस जीन को आपको एक्टिवेट करना है। इस जीन को क्या करना है? एक्टिवेट करना है, इथिलीन रिस्पॉन्स जीन को।
इस जीन को एक्टिवेट करना है, इसकी रेगुलेटर साइट प्रेजेंट होगी, आगे की साइड क्या प्रेजेंट होगी, बेसिकली रेगुलेटर साइट। ये क्या है, इसकी रेगुलेटर साइट। जैसे ही रेगुलेटर साइट से क्या करेगी, उस जीन के एक्टिवेशन में हेल्प करेगी। अब कैसे वर्क करेगा, क्या रोल होगा, सब देखते हैं। एक बात और, ईटीआर के जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी ल्यूमन वाले पार्ट में, ल्यूमन वाले पार्ट में, ये क्या है उसका ल्यूमन वाला पार्ट, और ये साइटोप्लाज्म। ल्यूमन वाले पार्ट में क्या, उसके इंट्रिंसिक पार्ट प्रेजेंट होता है, मतलब रिसेप्टर पॉइंट, जहां से सिग्नल को कैच करेगा, ये पॉइंट जहां से वो सिग्नल को लेगा, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ल्यूमन वाले पार्ट में। और हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी कहाँ प्रेजेंट होगी उसकी, ये आपके रिसेप्टर, जो रिसेप्टर्स वाला पार्ट है, ये साइटोसोलिक पार्ट, ठीक है। यहाँ क्या प्रेजेंट है उसके, हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी। जैसे ही सिग्नल आके बाइंड होगा, इथिलीन आके बाइंड होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वैसे ही आपने क्या करेगा, रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन करा देगा, और फर्दर एक्टिविटी या काइनेज एक्टिविटी जो भी पाथवे चलाना है वो आगे डाउनस्ट्रीम कैस्केड को स्टार्ट कर देगा। कैसे करेगा, क्या होगा, अब वह स्टडी करेंगे। ये समझ में आ गया हमको कि आपके इथिलीन के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ईआर पे। रिसेप्टर साइड कहाँ प्रेजेंट होगी, ईआर के ल्यूमन की साइड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट, जब इथिलीन एब्सेंट हो, मतलब इथिलीन ना हो, कोई सिग्नल ना आया हो, इथिलीन एब्सेंट हो, तब कैसे पाथवे चलेगा, ठीक है। इथिलीन एब्सेंट है, नो इथिलीन, कोई भी इथिलीन प्रेजेंट नहीं है। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, ठीक है। ये क्या है आपका, बेसिकली ईआर वाला पार्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये वाला पार्ट है आपका ल्यूमन वाला, ये क्या है आपका ल्यूमन। ये साइटोप्लाज्म सेल है, इमेजिन क्या करना है हमको, पूरी सेल है। ये ईआर का ल्यूमन, ये साइटोप्लाज्म है आपका, और ये आपका फाइनली है न्यूक्लियस वाला पार्ट, ये क्या है आपका न्यूक्लियस। अब कैसे वर्क होगा वो देखते हैं। सबसे पहले ईआर के ल्यूमन वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट था आपके, इथिलीन के रिसेप्टर ETR1, ये क्या है आपका ETR1, ETR1 प्रेजेंट था आपका। जैसे ही इथिलीन, अभी तो कोई भी इथिलीन नहीं था, मतलब कह सकते हैं नो इथिलीन, कोई भी इथिलीन एब्सेंट, कोई भी सिग्नल नहीं है, इथिलीन एब्सेंट है। हमने कहा था कि ETR1 के रिसेप्टर्स में हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे, कॉपर आयन। ये कॉपर आयन प्रेजेंट है आपके, क्या प्रेजेंट है, कॉपर आयन प्रेजेंट होंगे। ये है आपके कॉपर आयन जो हमेशा प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, ETR के रिसेप्टर में, इथिलीन रिस्पॉन्स पे रिसेप्टर्स पे हमेशा कॉपर आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे ही अब इथिलीन एब्सेंट था, कॉपर आयन प्रेजेंट थे, जैसे ही कोई भी सिग्नल नहीं आता है, इथिलीन एब्सेंट की कंडीशन में क्या करता है, ये इसका डाइमराइजेशन होता है रिसेप्टर्स का, और ऑटो फॉस्फोराइलेशन करते हैं इसकी हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी। ये क्या है इसकी, रिसेप्टर्स की हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी, हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी होती है। रिसेप्टर के इंट्रिंसिक पार्ट पे क्या होती है, हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी। जैसे ही इथिलीन एब्सेंट रहता है, जब तक इथिलीन नहीं प्रेजेंट रहता है, तब तक रिसेप्टर क्या करते हैं, उसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन का ऑटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। जैसे ही साइटोप्लाज्मिक डोमेन का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में एक प्रोटीन आती है CTR1, कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स 1, इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, लास्ट टाइम हम डिस्कस करना भूल गए थे, ध्यान रखिएगा। CTR1 कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स 1। सबसे पहले क्या हुआ, इथिलीन एब्सेंट था, कोई भी इथिलीन नहीं था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका। जब इथिलीन नहीं था तब आपके रिसेप्टर्स कैसे हुए, डाइमराइज हुए, उनका ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। कैसे, हिस्टिडीन रेसिड्यू से 2-वे कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो हम वहां पर देखते हैं एस्पार्टेट रेसिड्यू पे वो फॉस्फोराइलेशन करते हैं। हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी थी, काइनेज मतलब फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही इथिलीन के एब्सेंट में ये क्या हुआ, रिसेप्टर एक्टिव हुआ, उसके एस्पार्टेट रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन किया। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन किया, नेक्स्ट स्टेप में CTR1, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएंगे, CTR1, नेक्स्ट स्टेप में आपके CTR1 आ गए। जैसे ही CTR1 आएंगे, CTR1 का क्या हो गया, एक्टिव हो गया फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। CTR1 क्या हो चुके हैं, एक्टिव। ये क्या है आपके CTR1, कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स 1 प्रोटीन। जैसे ही CTR1 का फॉस्फोराइलेशन होगा और CTR1 एक्टिव होगी, नेक्स्ट स्टेप में CTR1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड, इसमें ही एक प्रेजेंट होते हैं EN2,
बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है आपकी EN2 प्रोटीन, EIN2 सॉरी EIN2 प्रोटीन, जिसमें EIN2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन हम देखेंगे। EIN2 प्रोटीन क्या करती है आपके EIN3 न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। EIN3 की लोकेशन क्या है EIN3, ये कहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। इस EIN3 से पॉलीयूबिक्विटिन ग्रुप अटैच होते हैं। पॉलीयूबिक्विटिन ग्रुप क्या F बॉक्स ग्रुप अटैच होते हैं। EIN2 इस EIN3 को स्टेबल करता है। EIN2 क्या करेगा ट्रांसलोकेशन होगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और इसको स्टेबल करेगा। इसका स्टेबल होना क्यों जरूरी है EIN3 का, क्योंकि यही EIN3 आपके इथिलीन रिस्पॉन्स जीन को एक्टिवेट करेगी। जैसे ही EIN3 स्टेबल हो जाएंगे, इथिलीन रिस्पॉन्स जीन का होगा एक्टिवेशन हो जाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, मतलब EIN3 के स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। जब इथिलीन अब्सेंट होता है तो EIN2 क्या कहाँ तक देखा था हमने, CTR का फॉस्फोराइलेशन हुआ, EIN2 के पास गया। EIN2 के दो डोमेन होते हैं, एक डोमेन क्या होता है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो ER में एम्बेडेड रहता है, ER मेम्ब्रेन पे एम्बेडेड रहता है, और ये होता है उसका C डोमेन या साइटोसोलिक डोमेन। C एंड होता है ये साइटोसोलिक एंड। इसी साइटोसोलिक एंड, यही C एंड कहाँ मूव करता है आपके न्यूक्लियस के अंदर, वो भी हम देखेंगे कैसे। अभी सिंपल सी बात समझिए, इथिलीन अब्सेंट है, CTR1 ने किसका फॉस्फोराइलेशन करा दिया आपके C एंड का, बट किस प्रोटीन के थ्रू ETP प्रोटीन के थ्रू, ETP1 प्रोटीन। ध्यान आया, ETP1 EIN2 टारगेटिंग प्रोटीन, EIN2 टारगेटिंग प्रोटीन। इसके पास F बॉक्स प्रोटीन होती है, F बॉक्स प्रोटीन होगी मतलब पॉलीयूबिक्यूटिलाइजेशन, पॉलीयूबिक्यूटिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब पॉलीयूबिक्यूटिन ग्रुप को ऐड कर देगी प्रोटीन पे, और जैसे ही पॉलीयूबिक्यूटिन ग्रुप ऐड होगा EIN2 का क्या होगा डिग्रेडेशन हो जाएगा। क्या हुआ CTR1 ने इसका C एंड का क्या करा दिया फॉस्फोराइलेशन करा दिया, किसके थ्रू आपके ETP प्रोटीन, ETP1 प्रोटीन जो क्या था पॉलीयूबिक्यूटिन ग्रुप। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा इसका, CTR1 ने जैसे ही EIN2 का फॉस्फोराइलेशन किया, ETP1 क्या करेगी उसे मल्टीपल पॉलीयूबिक्यूटिन ग्रुप को ऐड कर देगी, मल्टीपल पॉलीयूबिक्यूटिन ग्रुप ऐड हो गए। जैसे ही मल्टीपल पॉलीयूबिक्यूटिन ऐड हो जाएंगे, EIN2 का क्या हो जाएगा डिग्रेडेशन, EIN2 का क्या हो गया डिग्रेडेशन, डिग्रेड हो गई EIN2। जैसे ही EIN2 डिग्रेड हो जाएगी, अब यही EIN2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि EIN3 को एक्टिव करना या स्टेबल रखना, बट ये EIN2 डिग्रेड हो चुकी है, मतलब अब ये EIN3 का भी क्या हो जाएगा डिग्रेडेशन। क्यों डिग्रेडेशन हो जाएगा EIN3 का, वो भी हम रीजन देखते हैं क्या होता है। EIN3 जो होती है, EIN3 इससे अटैच होता है बेसिकली EBF। EIN3 किससे अटैच होती है EBF से, EIN3 प्रोटीन अटैच होती है EBF से, क्यूलिन से और E2 इज लाइक अ लाइगेज फैक्टर, जो उसको इससे जीन से लाइगेज करके रखेगी, प्रोटीन से लिंक करके रखेगी। किस किस से EBF अटैच होता है EIN3 से, क्यूलिन और E2, ये सब मिलके क्या EBF क्या होता है आपका EIN3 बाइंडिंग F बॉक्स प्रोटीन। ये क्या करते हैं इसका पॉलीयूबिक्यूटिलाइजेशन करा देंगे, यूबिक्यूटिनेशन करा देंगे, यूबिक्यूटिनेशन करा देंगे किसका EIN3 का। पॉलीयूबिक्यूटिलाइजेशन हो जाएगा उसका। कैसे हो गया पॉलीयूबिक्यूटिलाइजेशन, क्योंकि EIN2 नहीं आया था। यदि EIN2 आता तो ये फ्री हो जाता, EIN3 स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता और जीन को एक्टिवेट कर देता, बट EIN2 नहीं आया। इस कारण क्या हुआ, इसके यूबिक्यूटिन ग्रुप ने, जो इसका ग्रुप था पूरा, उसने क्या कर दिया EBF, क्यूलिन और E2 ने उसको डिग्रेडेशन करा दिया उस प्रोटीन का। यदि EIN3 ही डिग्रेड हो जाएगी, EIN3 क्या हो गई डिग्रेड हो गई, तो अब EIN3 से रिलेटेड जो जीन था, मतलब आपका इथिलीन रिस्पॉन्स जीन, क्या वो एक्टिवेट हो पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट या रेगुलेटरी साइट को एक्टिवेट करने का काम तो किसका था EIN3 का। जब EIN3 ही डिग्रेड हो गई तो उसकी रेगुलेटरी साइट पे कोई भी आपकी प्रोटीन बाइंड नहीं हो पाएगी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ERG जीन, इथिलीन रिस्पॉन्स जीन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं पाथवे कैसे चलेगा। यदि इथिलीन अब्सेंट है,
तो क्या हुआ मैकेनिज्म में वो देख लेते हैं। यदि इथिलीन एब्सेंट है तो मैकेनिज्म चलेगी कैसे, बहुत ही सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। यदि इथिलीन एब्सेंट है, इथिलीन एब्सेंट है तो सबसे पहले क्या हुआ, ETR1, ETR1 का फॉस्फोराइलेशन, ETR1 का फॉस्फोराइलेशन, ऑटोफॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोराइलेशन, क्या करेंगे, ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ETR1 का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गया हिस्टिडीन काइनेज डोमेन पे, हिस्टिडीन रेसिड्यू। ETR1 का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, नेक्स्ट स्टेप में कौन एक्टिवेट हो जाएंगे, CTR1 का फॉस्फोराइलेशन, CTR1 का कैसा हो गया, फॉस्फोराइलेशन। CTR1 का फॉस्फोराइलेशन हुआ, CTR1 ने इथिलीन बाउंड EIN2 का क्या करा दिया, फॉस्फोराइलेशन। कौन से एंड पे, सी एंड पे। फॉस्फोराइलेशन कराया किस एंड पे, साइटोसोलिक एंड या सी एंड पर। फॉस्फोराइलेशन एट सी एंड पे क्या करा दिया, फॉस्फोराइलेशन करा दिया। जैसे ही सी एंड पे फॉस्फोराइलेशन कराया, रिक्रूटमेंट किसका हुआ, ETP का, ETP1 ने क्या करा दिया, डिग्रेडेशन करा दिया, किसको, डिग्रेड, ETP1 ने डिग्रेड करा दिया या डिग्रेडेशन करा दिया EIN2 का। EIN2 का क्या करा दिया, डिग्रेडेशन करा दिया। क्यों, क्योंकि ETP1 क्या थी, F बॉक्स था उसके पास, पॉलीयूबिक्विटिन ग्रुप को ऐड करेगी, EIN2 से उसको डिग्रेडेशन करा देगी। ETP1 ने ये करा, EIN2 डिग्रेड हो गई, मतलब EIN3 जो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर प्रोटीन, बेसिकली न्यूक्लियस में प्रेजेंट थी EIN3, उसका भी क्या हो जाएगा, EIN3 का भी डिग्रेड हो जाएगी EIN3 भी। यदि EIN3 डिग्रेड हो गई तो नो जीन एक्सप्रेशन, कोई भी जीन एक्सप्रेस होगा, नो जीन एक्सप्रेशन, कोई भी जीन एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। नो जीन एक्सप्रेशन मतलब इथिलीन रिस्पॉन्स जीन एक्टिवेट नहीं होगा और अपने एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। ठीक था, ये था आपका जब इथिलीन एब्सेंट होता है। अब यदि इथिलीन प्रेजेंट हो तब क्या होगा, ये तो इथिलीन एब्सेंट की कंडीशन हमने देख ली। यदि इथिलीन प्रेजेंट होगा, इथिलीन हार्मोन आया है, अब आप कैसे प्लांट कैसे मैकेनिज्म शो करेगा। अब सबसे पहले हम वो स्टेप देखते हैं। चलिए, इथिलीन प्रेजेंट है, स्टार्ट करते हैं। इथिलीन प्रेजेंट है, ठीक है, वही सेल का आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन वाला पार्ट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये आपके ETR1 के रिसेप्टर्स, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, ल्यूमन, ETR1 के रिसेप्टर्स, ये आपके कॉपर आयन डिपेंडेंट, कॉपर आयन प्रेजेंट है। जैसे ही इथिलीन रिसेप्टर्स आके बाइंड हुआ, अब क्या है, इथिलीन प्रेजेंट है, इथिलीन हार्मोन क्या है, इथिलीन प्रेजेंट है। जैसे ही इथिलीन आके बाइंड हुआ, इथिलीन जैसे ही बाइंड होगा, इसके आपके साइटोसोलिक डोमेन का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, नो फॉस्फोराइलेशन। साइटोसोलिक डोमेन कैसे होगा, इनएक्टिव कंडीशन में होगा। जो CTR थे, जो CTR प्रोटीन थी आपकी, वो भी कैसे रहेगी, विदाउट फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन कंडीशन में। CTR भी क्या होगा, उसका भी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। यदि CTR इनएक्टिव होंगे, CTR1 जो किस फॉर्म में है, डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में, डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में। क्यों डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में, क्योंकि इथिलीन बाइंड हुआ, इससे बाइंड हुआ तो इसने कोई भी एक्टिवेशन नहीं कराया, इसके रिसेप्टर्स का फॉस्फोराइलेशन नहीं कराया। फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, CTR1 का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिपल रिस्पॉन्स फर्स्ट प्रोटीन। CTR1 का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ही प्रेजेंट है। अब CTR1 क्या करेगा, CTR1 क्या करेगा, यहाँ हमने देखा था कि बेसिकली कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये इसका EIN2 प्रोटीन, जिसका ये कौन सा एंड है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ये EIN2 प्रोटीन, ये इसका C एंड है, C एंड या साइटोसोलिक एंड EIN2 प्रोटीन का। CTR1 क्या करेगा, क्लीवेज कर देगा यहाँ से, तो इसका C एंड क्या होगा, अलग हो जाएगा। EIN2 प्रोटीन का C एंड, अब फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ EIN2 का। यदि EIN2 का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो ETP उसका डिग्रेडेशन नहीं करेगा, पॉलीयूबिक्विटिन ग्रुप को ऐड नहीं करेगा। ETP यदि पॉलीयूबिक्विटिन ग्रुप को ऐड नहीं करेगा तो EIN2 का डिग्रेडेशन नहीं होगा। EIN2 का डिग्रेडेशन नहीं होगा मतलब EIN2 अभी कैसी है, स्टेबल फॉर्म में। CTR1 ने क्या किया, क्लीव कर दिया C एंड को। जैसे ही C एंड को क्लीव करेंगे, अब
EIN2 कहाँ मूव कर जाएगा, सेल के न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट, ये क्या है आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट। EIN2 का C एंड कहाँ मूव करके चला गया, ये आपके सेल के न्यूक्लियस में। EIN2 कहाँ आ चुका है, सेल के न्यूक्लियस में। EIN2 जब सेल के न्यूक्लियस में आ जाएगा तो यहाँ सेल के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट थी, EIN3 प्रोटीन, EIN3 प्रोटीन, जिसे क्या क्या अटैच थे आपके, क्विलिन अटैच था, प्लस E2 प्रोटीन अटैच थी, प्लस EBF। EBF हमने देखा था इथिलीन इनसेंसिटिव, बेसिकली EIN3 बाइंडिंग F बॉक्स प्रोटीन। अब EIN2 ने क्या कराया कि ये इसको इससे डिसोसिएट करा देगी, किससे, इस पूरी प्रोटीन से, क्यूलिन E2 और EBF से बाइंड हो जाएगी कौन, आपकी EIN2 बाइंड हो जाएगी इससे, इस पूरे फैक्टर से, और इसको फ्री करा देगी, किसको फ्री करा देगी, EIN3 को फ्री करा देगी, इसके बीच के क्लीवेज को तोड़ देगी, मतलब क्लीव कर देगी, सॉरी, इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देगी, इस पूरी प्रोटीन का क्या करा देगी, डिग्रेडेशन है, इसको खत्म कर देगी। मतलब EIN2 ने क्या करेगा, EIN3 को स्टेबिलिटी देती है, स्टेबल करती है EIN2 ने EIN3 को क्या किया, स्टेबल किया। अब वो स्टेबल फॉर्म में है, उसका डिग्रेडेशन नहीं हुआ है। यदि वो स्टेबल फॉर्म में है, यदि वो स्टेबल फॉर्म में, किसके कारण, EIN2 के कारण, किससे फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में, उसका डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में वो रेगुलेटरी या प्रोमोटर साइट से बाइंड करेगी। ये क्या थे आपके इथिलीन रिस्पॉन्स जीन, ERG के जीन थे। तो नेक्स्ट स्टेप में, और ये उसकी रेगुलेटरी साइट, ये क्या थी, प्रोमोटर साइट या रेगुलेटरी साइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, EIN3 कहाँ जाके बाइंड होगा, उसकी रेगुलेटरी साइट पे जाके बाइंड होगा EIN3। जैसे ही EIN3 उसकी रेगुलेटरी साइट पे जाके बाइंड होगा, इथिलीन रिस्पॉन्स जीन का क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और उससे रिलेटेड प्रोटीन की सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेगा इथिलीन रिस्पॉन्स जीन। तो ये था आपका इथिलीन सिग्नलिंग पाथवेज। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे वर्क किया। अब हम इसका भी फ्लो चार्ट देखते हैं कि इथिलीन की प्रेजेंस में कैसे फ्लो चार्ट बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि इथिलीन प्रेजेंट होगा सेल में, प्लांट में, तो वो कैसे वर्क करेगा। यदि प्लांट में इथिलीन प्रेजेंट होगा तो कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले इथिलीन क्या है, प्रेजेंट है, इथिलीन प्रेजेंट है, तो आपके रिसेप्टर का ऑटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, ETR1 का ऑटोफॉस्फोराइलेशन, नो ऑटोफॉस्फोराइलेशन, नो ऑटोफॉस्फोराइलेशन, ऑटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। ऑटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो CTR1 का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। CTR1 भी कैसा होगा, फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में नहीं होगा, नो फॉस्फोराइलेशन, इसका भी नो फॉस्फोराइलेशन। यदि CTR1 का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, CTR1 किसको क्लीव कर देगा, क्लीव, CTR1 किसको क्लीव कर देगा, CTR1 क्लीव C एंड ऑफ EIN2 प्रोटीन, EIN2 प्रोटीन के C एंड को क्लीव कर देगा कौन, CTR1, और ये EIN2 कहाँ मूव कर जाएगा, EIN2 प्रोटीन ट्रांसलोकेट इनटू न्यूक्लियस, ट्रांसलोकेट इनटू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में शिफ्ट हो जाएगी। EIN2 प्रोटीन कहाँ ट्रांसलोकेट हो जाएगी, न्यूक्लियस में। जैसे ही ट्रांसलोकेट हो जाएगी न्यूक्लियस में, वो किसको स्टेबलाइज कर देगी, स्टेबलाइज EIN3 प्रोटीन को स्टेबलाइज कर देगी, या बोल सकते हैं फ्री फ्रॉम EBF से क्या कर देगी, उसे फ्री कर देगी। कौन, EIN2 प्रोटीन, EIN3 प्रोटीन को किससे फ्री कर देगी, EBF से फ्री कर देगी। EIN3 स्टेबल हो जाएगी तो जीन का क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, और यही करना था हमें, इथिलीन रिस्पॉन्स के जीन को एक्सप्रेस करना था। तो वही हुआ, क्या मैकेनिज्म हुई, इथिलीन प्रेजेंट है, ETR1 का नो ऑटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, CTR1 का भी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। CTR1 किसको क्लीव कर देंगे, C एंड ऑफ EIN2 प्रोटीन को। EIN2 प्रोटीन कहाँ ट्रांसलोकेट हो जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में वो किसको स्टेबलाइज करेगी, EIN3 को। EIN2 किसको न्यूक्लियस करेगी, EIN2
स्टेबलाइज या इन 3 प्रोटीन फ्री फ्रॉम EBF, ताकि उसका पॉलीयूबिक्यूटिलाइजेशन ना हो और जीन का एक्सप्रेशन हो जाए। तो ये था आपका इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे। जब इथिलीन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, जब इथिलीन एब्सेंट होगा तो क्या होगा। इसमें एक हमने देखा कि इथिलीन ETR1 के रिसेप्टर हमेशा कॉपर आयन डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, कॉपर आयन डिपेंडेंट। उस कॉपर आयन को लाने का काम कौन करता है, बेसिकली RAN1 प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, RAN, RAN कॉपर आयन डिपेंडेंट को कॉपर को शिफ्ट करने का काम कौन करते हैं, ट्रांसलोकेशन का RAN1 प्रोटीन। रिस्पॉन्स टू एंटागोनिस्ट, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टू एंटागोनिस्ट या रिस्पॉन्सिव टू एंटागोनिस्ट 1 प्रोटीन, जो कॉपर आयन को ट्रांसलोकेट कराती है। जिस भी लोकेशन पे कॉपर आयन प्रेजेंट होते हैं उससे उसको कहाँ पर शिफ्टिंग कराएगी, बेसिकली ETR1 के रिसेप्टर्स पे। ETR1 के रिसेप्टर हमेशा ध्यान रखेगा कॉपर आयन डिपेंडेंट होते हैं। यदि कॉपर आयन प्रेजेंट होगा तो ETR1 के रिसेप्टर्स एक्टिव होंगे। तो ये था आपका इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपकी स्टडी में बहुत हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।